तो आइए शुरू करते हैं अपने इस सेशन में हिंदी के प्रश्न पत्र को। हम लोगों ने अभी तक टीडीपी को देख लिया, मैथ को देख लिया, ईवीएस को देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर किसे देखेंगे? तो हिंदी को देखने का कार्य करेंगे। इस हिंदी पेपर में एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी मित्र मिलाइएगा। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें आप कुछ कह रहे थे कि आपका क्वेश्चन कुछ और होता है, हमारा क्वेश्चन कुछ और होता है। तो जो यहाँ पे ये आपका क्या है, सेट सी है, आपके प्रश्न पत्र का क्या है ये, तो ये आपका सेट सी है। हो सकता है आपका ए हो, आप किसी का बी हो, इस प्रकार से अलग अलग क्या होता है, तो अलग अलग सेट होता है। उसमें क्वेश्चन की संख्या क्रम में आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। आपके ऑप्शंस भी ऊपर नीचे होंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखने का आप क्या करेंगे, तो ध्यान में रखने का कार्य करेंगे। तो आइए, जिनका भाषा एक में क्या है, हिंदी है, अर्थात वो अपना 91 से 120 कैची का मिलाएंगे, तो हिंदी का मिलाएंगे। आपके प्रश्न पत्र में सबसे पहले इंग्लिश का शो हो रहा होगा, 91 से 120 में आपके प्रश्न पत्र में पहले इंग्लिश शो हो रहा होगा। तो इंग्लिश को जब आगे बढ़िएगा तो आपका हिंदी आएगा। और ये गलती मैंने बार बार आप लोगों को कल भी बताया था, अर्थात 6 तारीख को बताया था, फिर भी बहुत मित्रों ने इस प्रकार का मिस्टेक किया है। खैर वो तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न आपके गद्यांश से संबंधित है, आध्यात्मिक होने का अर्थ है। हो सकता है कि यह प्रश्न आपका ऊपर नीचे हो, तो अपने क्वेश्चन पेपर में इस प्रश्न को खोजिएगा कि यह प्रश्न कहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपके प्रश्न पत्र में ये 91 में ही होगा। हो सकता है आपके प्रश्न पत्र में 103 पे हो, 104 सॉरी आपका 98 पे हो, 97 पे हो, 96 पे हो। तो प्रश्न का संख्या आपका ऊपर नीचे हो सकता है और ऑप्शंस भी आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक होने का अर्थ होता है, प्रश्न संख्या 91 का आंसर क्या हो जाएगा, तो विचारों की सुंदरता। अब यहाँ पे यह ऑप्शन नंबर 2 में है। हो सकता है कि आपका जो प्रश्न हो वहां पे यह विचारों की सुंदरता ऑप्शन नंबर 1 में, 3 में, 4 में कहीं भी लिखा होगा। तो अपने ऑप्शंस में यह अवश्य पढ़िएगा कि विचारों की सुंदरता कहाँ पे लिखा है। इस चक्कर में भी लोग क्या करते हैं, तो मिस्टेक कर लेते हैं मिलाने में, और उनको अभी मिलाने में कम नंबर आ रहा होगा। तो इसे भी क्या करना है, ध्यान रखना है कि प्रश्न संख्या जो आपको 91 यहाँ पर दिख रहा है, पहले इस प्रश्न को आपको खोजना है कि आपके प्रश्न पत्र में आध्यात्मिक होने का अर्थ है, यह प्रश्न आपका कहाँ पे लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपके प्रश्न पत्र में यह 95 पे हो, 94 पे हो, 93 पे हो, इस तरह से। और जो इसका आंसर है विचारों की सुंदरता, ये ऑप्शन भी आपका ऑप्शन नंबर 2 सीधा मत देखिएगा, ये पढ़िएगा कि विचारों की सुंदरता किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये ऑप्शन भी अदला बदला रहता है। हो सकता है कि आपके में 1 में, 2 में या 3 में इस प्रकार से लिखा हो, इसे ध्यान अवश्य रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचारों की सुंदरता। एक राजा को डैश और डैश से नहीं डरना चाहिए। आपके गद्यांश के अकॉर्डिंग एक राजा को किससे नहीं डरना चाहिए, तो आपके गद्यांश के अकॉर्डिंग अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 93, राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है, आपके गद्यांश में दिया हुआ है, राजा का अनिवार्य गुण नहीं है धर्म भीरू होना, निर्भयता, मानवीय संवेदना और अच्छे कर्म। मानवीयता, मानवीय संवेदना, निर्भयता और अच्छे कर्म क्या है, ये हमारे गुण है। परंतु धर्म भीरू होना ये हमारा अनिवार्य गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। मानवीय संवेदना, लक्ष्य निर्माण, वैचारिक सुंदरता, अच्छे कर्म, ये लक्ष्य निर्माण हमारा विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है अपने जीवन पर अंकुश लगाना, अपने लक्ष्य के लिए सत्ता हड़पना, दूसरों पर अंकुश लगाना। आपके गद्यांश के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1, मन को नियंत्रित करना ही अपना क्या कहलाता है, तो अपने मन का राजा होना कहलाता है। प्रश्न संख्या 95 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 96 में बढ़िए, राजा बनने के लिए डैश की राह पर अग्रसर होना है, सत्य, कल्याण, प्रगति और अध्यात्म। राजा बनने के लिए आपको क्या करना है, अध्यात्म की राह पर अग्रसर होना है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में डैश का महत्व है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का बहुत महत्व है। या तो आपका लक्ष्य हो सकता है, नहीं तो बाई चांस आपका अंकुश भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या है आपका, तो लक्ष्य है। बात को ध्यान रखिएगा, इस हम लोग का संभावित है। आपका जब फाइनल आंसर किया जाएगा
उसमें पूरा अच्छे से बात निकल कर आएगा। अध्यात्म शब्द में डैश प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है? शुद्ध विचार, अच्छे कर्म, समता समानता, शुद्ध विचार, अंकुश लगाना। क्या किया गया है? तो 99 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शुद्ध विचार और अच्छे कर्म की चर्चा गद्यांश में की गई है। अब आइए पद्यांश की तरफ चलते हैं। कविता के किन वीरों के यशगान की बात की गई है? कविता में किस वीरों की यशगान की बात की गई, जिन्होंने दूसरों के सुख की प्रार्थना की है, दसों दिशाओं का भ्रमण किया है, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया है? तो जीवन दिया। हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आलय होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कविता में किस संदेश की बात की गई है? जियो और जीने दो की बात की गई है। किसकी बात की गई है? तो जियो और जीने दो की बात की गई है। हमारे कविता के अंदर में जियो और जीने दो की बात की गई है। वीर का बहुवचन रूप क्या है? तो वीर का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वीरो होगा। ऑप्शन नंबर 3। कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है? तो महात्मा गांधी का उल्लेख किया गया है। भारत देश की क्या विशेषता है? तो दक्षिण में हिंद महासागर है, यही आपके भारत देश की क्या है? विशेषता है। आपके किसके अकॉर्डिंग? तो पद्यांश के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, तो यहाँ पे लिखा भी होगा हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। अर्थात क्या विशेषता है? तो अपने दक्षिण में हिंद महासागर है, यही इसकी विशेषता है। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसी बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। गत्यात्मक कौशल हमारे शरीर से है। मौखिक अधिगम मतलब सिंपल बातचीत करना। संरचना अधिगम जिस किसी प्रकार के स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, क्या हो जाएगा? अवधारणात्मक अधिगम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि बुद्धि या तर्क करना, अर्थात मैं आपके साथ में किसी संप्रदाय को डील करने का काम करता हूं, तो उस कंसेप्ट में आप क्या करते हैं? बुद्धि विवेक लगाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आपके गद्यांश के अलावा आपका जो शिक्षण शास्त्र है, इस बार बड़ा ही प्यारा सा आपका शिक्षण शास्त्र है, जहां पर बड़े ही सरलता पूर्वक प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों के मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? देखिए यहाँ पे मौखिक भाषा की बात की है। ऐसे रोल प्ले क्या होता है? हमारा सक्रियता वाली चीज होगी, जहां पे बच्चे को आनंद आएगा, मजा आएगा। तो आंसर इसका रोल प्ले भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 भी। नए या परिचित शब्द बिल्कुल नहीं। अध्यापक के साथ पाठ सामग्री समवेतन पठन, ये समवेत पठन का मतलब क्या होता है ये भी मेरे माइंड में नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों को अपने माइंड में रखिएगा। कंठस्थ करना तो होता नहीं है। फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, रोल प्ले में भाग लेना। आप हिंदी भाषाई अध्यापक हैं, आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है, अर्थात आप बिहार के रहने वाले हैं और पंजाब में चले गए। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, किसी हिंदी भाषा क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन करना चाहिए, बच्चों के भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। क्या ऐसे प्रश्नों को आप लोगों ने पहले कभी पढ़ने का काम किया था या नहीं किया था? क्या होगा? यहाँ पे उन्होंने टिक मारा है, अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। मैंने आपको कई बार समझाया है कि कभी भी बच्चे को हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग बच्चों में बदलाव नहीं करते, हम लोग अपने में बदलाव करेंगे। और हमारे कक्ष में जो बहुभाषिकता होता है, सो एक प्रकार का क्या होता है? बहुमूल्य संसाधन होता है, और एक शिक्षक के तौर पे हम उसी का उपयोग करके अपना शिक्षण आरंभ करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, बिल्कुल नहीं। यह पाठचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 110, एक अध्यापक होने के नाते आप अपने एक बच्चे की उसे कुल भाषा प्रयोग,
कुल भाषा प्रयोग का मतलब क्या हो गया? विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में भी यह बच्चा भाषा का प्रयोग कर रहा है। यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? अर्थात ये क्या हो जाएगा? समग्र भाषा हो जाएगा। अर्थात समग्र का मतलब चारों ओर की भाषा की यहाँ पर बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? मातृभाषा अर्थात हमें माध्यम का कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हम इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में ही समझाएंगे। अर्थात इस प्रकार की विधि को हम लोग डायरेक्ट विधि कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। आप कक्षा 5 के अध्यापक है, अपने विद्यार्थियों को पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। मैंने आपको पठन का प्रकार अलग से बताया भी था, अलग से मैंने वीडियो भी डाल दिया था। क्या कह रहा है? या 5 के अध्यापक है, आपने विद्यार्थियों को पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? देखिए, सरसरी तौर पे पठन क्या हो गया? सरसरी तौर पे जब हम लोग सिर्फ इंडेक्स देखते थे तब ये आपका गलत हो गया। विस्तृत कब होगा, एक्सटेंसिव कब होगा? जब रुचि और आनंद के लिए पढ़ेंगे। बारीकी कब होगा? जब कोई डाटा को फाइंड आउट करना होगा। स्कैनिंग का ये पार्ट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? गहन पठन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आपका इस बार का हिंदी शिक्षण शास्त्र बहुत ही प्यारा आया हुआ है। किसी पाठ सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ सामग्री को पढ़ने का कौशल का बोध है। किसका? तो हमें निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्षात्मक हो जाएगा, मूल्यांकन होगा नहीं, वैश्विक होगा नहीं, स्थानीय होगा नहीं। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब भाषा अर्जन कब होगा? बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, बच्चों के भाषा का परिवेश दिया जाए, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, बच्चों का अनुवाद करने का। ये सभी हमारा अधिगम का पाठ है। यहाँ पे बात हो रहा है अर्जन का, अर्थात बच्चों के भाषा का परिवेश दिया जाए। जितना ज्यादा बच्चा प्रयोग करेगा, उपयोग करेगा, उतना जल्दी वह अर्जित करेगा। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, रील के माध्यम से अभ्यास करना चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए या उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। क्या आप लोगों ने निगमनात्मक उपागम के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आप याद कीजिए, जब मैंने आपके साथ में गणित का शिक्षण शास्त्र और ईवीएस जब मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, तो वहां भी मैंने आपके साथ में शिक्षण विधियां डिस्कस किया था। और निगमन का मतलब होता है पहले नियम और आगमन का मतलब होता है पहले उदाहरण। यहाँ पे बात हो रही है निगमन का, अर्थात नियम प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है आपका कि जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या है? ये आपके डीलेट में भी आपने पढ़ा होगा। मैं आज जो आपको कहता हूं कि आपके बिहार डीलेट से लगभग 60% टॉपिक रहता है, तो आप लोग मेरी बातों को मजाक में लेते हैं और डीलेट के कक्ष में सिर्फ एग्जाम के समय आप लोग सीरियस होते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार डीलेट पर अगर आपने ध्यान दे दिया, क्योंकि डेप्थ में हम लोग बिहार डीलेट में ही पढ़ते हैं और 60% वहीं का चीज होता है जो कि आपको सभी विषयों में देखने को मिल रहा है। तो भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत। भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच में अंतर्निहित संबंध होता है। अर्थात जैसे ही हमने बोला पेड़, तो पेड़ का अपना अर्थ है, पहाड़ का अपना अर्थ है। एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन शिक्षार्थियों के लिए लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि यह शिक्षार्थियों को प्रभाव के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। किसी टॉपिक पर मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात आ गई। मानस मंथन करने के बाद एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वैक्स या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। अब कोई वैक्स या सहपाठी जब हमें मार्गदर्शन करेगा तो वह क्या कहलाएगा? सहायता देना कहलाएगा। किसके अकॉर्डिंग? तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। क्या आपने नहीं पढ़ा था? और वह क्या कहलाएगा? जब लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कोई वैक्स या अपना सहपाठी क्या कर रहा है? सहायता दे रहा है, तो वह स्कैप फोल्डिंग कहलाता है, मदद करना। ऑप्शन नंबर 3
स्कैप फोल्डिंग, पार, ढांचा, मचान। तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। तथ्यों से आगे कहीं जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। क्या हो जाएगा? तो पाठ सामग्री का विस्तार, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों के समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि हिंदी का पेपर इस बार बड़ा ही प्यारा सा आपका पेपर था। हिंदी भाषा एक जो है, हर वर्ष में जो आपको भाषा में कंफ्यूजन होता था, जो आपको भाषा से डर लगता था, तो इस बार आपका भाषा का पेपर लेंदी नहीं था। इस बार आपका भाषा का पेपर बहुत ही प्यारा था और विभिन्न प्रकार के तथ्यों को समाहित करके बनाया गया था और सरलता पूर्वक आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते थे। आगे आपकी मर्जी थी। सर एसएससी सी पेपर कब कब होगा मुझे पता नहीं है, राइट। सो ये आपका क्या हो गया, भाषा भी मैंने यहाँ पे करवा दिया। तो लगभग मैंने आपके 120 प्रश्नों का आंसर की करवा दिया है। 120 प्रश्न में अब तक आपका कितना स्कोर बन रहा है एक बार अवश्य कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।